नमस्कार, मैं अंकित लखेड़ा और आप देख रहे हैं समय साक्ष। मौजूदा वक्त की पत्रकारिता हवा हवाई हो चली है। न्यूज़ रूम से ज़्यादा सार्थक चर्चाएं चाय की टपरी पर होने लगी हैं। लेकिन आज भी कुछ पत्रकार पढ़ने लिखने वाले ऐसे मौजूद हैं जिनसे कि हम जैसे नए रंगरूट भी काफ़ी कुछ सीखते हैं। तो ऐसे ही पत्रकार हमारे बीच में मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार त्रिलोचन भट्ट जी। आइए उनसे बात करते हैं उत्तराखंड के तमाम पहलुओं पर। सर, आपका स्वागत है। नमस्कार आप सभी दर्शकों को, समय साक्ष्य के दर्शकों को, और धन्यवाद अंकित मुझे यहाँ बुलाने के लिए इस मंच पर। सर, सबसे पहले तो आपका जो पत्रकारिता का सफ़र है उसके बारे में थोड़ा बताइए। दरअसल अंकित, जब मैंने पत्रकारिता शुरू की थी ये 80 के दशक का अंतिम वर्ष था, 89। तो उस समय पत्रकारिता आज की तरह नौकरी या ये सब पैसे कमाने की चीज़ नहीं होती थी, वो एक मिशन होता था। और इस मिशन के लिए मैं इस पत्रकारिता में आया था, जबकि मेरे साथ के तमाम लोग उस दौरान के टीचर बने, जो अब प्रिंसिपल हैं, कुछ उससे भी बड़ी पोस्ट पे हैं, और बाकी लेक्चरर वगैरह तो ही हैं। लेकिन मैं पत्रकारिता में आया, मैं बहुत कुछ सोच के आया था। लेकिन आज इस स्थिति में पहुंचने के बाद निराशा होती है, और कई बार ये लगता है यार हमने ये पेशा क्यों चुना था। जी सर, उत्तराखंड में अभी जो है चुनाव होने 10 मार्च को रिजल्ट भी आ जाएगा, और तमाम पार्टियां जो है अभी जो उनका उम्मीदवार हैं उनको भी जल्दी घोषणाएं उनकी हो जाएंगी। ऐसे में अभी एक हरक सिंह रावत जी जो है इधर से उधर हो रहे हैं, जुगत में है वो कांग्रेस में जाने की। तो इन सब हालातों को कैसे देखते हैं? अच्छा, पहली बात अंकित, मैं ये बता दूं कि मैं कोई राजनीतिक विशेषज्ञ तो नहीं हूं, लेकिन एक आम आदमी की नज़र से, जो कि मेरा पत्रकार होने के नाते मेरा फर्ज भी है, एक आम नागरिक की नज़रों से मैं राजनीतिक गतिविधियों को वॉच करता रहता हूं, मैं देखता रहता हूं उनको। जो अभी आपने कहा कि हरक सिंह वाला प्रकरण, हरक सिंह जी तो सिर्फ वो है कि जो फ्रंट में हैं। आम तौर पर ज़्यादातर नेता इसी स्थिति में हैं, जहां जिसको मौका मिला वहां जाएगा। हाँ, ये फ्रंट में खेलते हैं इसलिए इनकी ज़्यादा चर्चा होती है, बाकी लोग पीछे से खेलते सब हैं, अपने कुछ हैं, सब नहीं कहूँगा मैं, कुछ हैं जो वास्तव में जिनकी राजनीतिक प्रतिबद्धताएं हैं और आम लोगों के प्रति जो समर्पित हैं, कुछ नेता हैं उनमें। लेकिन ज़्यादातर, और इन दोनों पार्टियों में खासकर, इस तरह के नेता हैं जो अभी आपने देखा ना, सरिता आर्य जो कांग्रेस महिला कांग्रेस की अध्यक्ष थी, वो इधर आ गई और बाकायदा ऐलान करके आई, अपने ही पुराने कार्यालय में ऐलान कर रही हैं कि मुझे जहां टिकट मिलेगा वहां जाऊंगी। तो ये स्थिति, हाँ, जहां टिकट मिलेगा वहां, मतलब जनता के प्रति आपकी कोई प्रतिबद्धता तो है ही नहीं ना, आप सिर्फ खुद को देख रहे हैं। और फिर ये इसी में ये परिवारवाद आ जाता है। अभी एक महाराज जी जिनके बारे में कोई चर्चा नहीं थी, पिछली बार यशपाल आर्य जी की बात कर रहा हूँ, पिछली बार कांग्रेस को छोड़ के कांग्रेस सरकार गिरा के बीजेपी में आए, अब चुपचाप वापस भी आ गए, उन पे चर्चा नहीं हुई। हरक सिंह पे ज्यादा चर्चा, उन पे भी तो चर्चा होनी चाहिए ना। कांग्रेस वालों ने अभी कुछ स्टैंड लिया, अच्छी बात है, हरक सिंह को लेके कुछ नेताओं ने स्टैंड लिया, इन पे क्यों नहीं लिया भाई? और वो बाकायदा ये सौदा करके आए, मुझे टिकट मिलेगा, मेरे बेटे को भी टिकट मिलेगा। तो ये स्थितियां हैं जी। अभी तक 2 दशक बीत चुका है उत्तराखंड बने हुए। जिन उम्मीदों को लेकर आंदोलन हुआ, इतना संघर्ष हुआ, तो आप क्या पाते हैं अभी की स्थिति को देख के? नहीं, जो उम्मीद थी, उम्मीदें तो बहुत कुछ थी, और सब लोग, पूरा उत्तराखंड लड़ा था। अब कुछ लोग कहें कि मैं आंदोलनकारी वो नहीं, तो ऐसा कुछ नहीं था। उत्तराखंड में मैं एक उदाहरण बताऊं, छोटे छोटे बच्चे जो होते थे उस दौर में, 94 में, छोटे छोटे जो बच्चे थे, वो भी एक नेता, यूपी का नेता, जिसे इस आंदोलन को कुचलने का जिम्मेदार माना जाता था, उसका नाम मैं जानबूझ के नहीं ले रहा हूं, वो छोटे छोटे बच्चे भी खेल खेल में उस नेता के अर्थी बनाते थे। यानी आंदोलन में अर्थी, जो विरोध का हमारा एक तरीका है, अर्थी बना के उस अर्थी को जलाते थे। यानी कि उत्तराखंड आंदोलन में वो इतने बच्चे भी शामिल थे, जो सपने देखे थे, बहुत कुछ सपने देखे थे। सोचा था कि जी, अभी तो हमारी ये एक नारा भी था कि लखनऊ में योजनाएं बनती हैं तो पहाड़ों को उनका फायदा नहीं मिल पाता। आज भी क्या हो रहा है, आज भी तो देहरादून में योजनाएं बन रही हैं और पहाड़ों को आज भी फायदा नहीं मिल रहा है। तब से कह रहे हैं गैरसैंण राजधानी, उत्तराखंड आंदोलन का एक मुख्य मुद्दा गैरसैंण राजधानी भी थी, बल्कि हम उसको गैरसैंण नहीं, चंद्रनगर कहते थे। चंद्र सिंह गढ़वाली ने एक बार बहुत पहले जो है एक खाका बना के भेजा था, जिसमें दूधा तोली वाला जो ये इलाका है उसको मेन बताते हुए एक बड़ी योजना जो है केंद्र सरकार जवाहरलाल नेहरू के पास भेजी थी। इसलिए तब से हम इनको, इस जगह को हम चंद्रनगर नाम से डेवलप करने की बात कर रहे थे। तो वहीं का वहीं पड़ा है। नौकरियों की क्या हालत है सब देख रहे हैं, कुछ नहीं। हाँ, सड़कें बनी है, और
सड़कें खूब बनी हैं भाई साहब। और सड़कें क्यों बनी हैं? क्योंकि सड़कें बनाने में है सबसे ज़्यादा नोट मिलता है, सबसे ज़्यादा कमीशन मिलता है, इसलिए सड़कें फटाफट बन जाती हैं, बाकी कुछ नहीं बनता है। नौकरियां वही हैं। स्कूलों की हालत क्या है, अस्पतालों की हालत क्या है, कोविड में हमने देख लिया। हर दूसरे तीसरे महीने एक खबर आती रहती है कि फलां गांव की एक गर्भवती महिला और रास्ते में बच्चा पैदा कर लिया, रास्ते में जच्चा बच्चा मर गए, या आसपास के लोगों ने, महिलाओं ने कुछ अपने कपड़ों से वो करके बच्चा पैदा कर ले। तो ये स्थितियां हमारे यहाँ आज की डेट में भी कुछ दिनों से जो है एक बार फिर से जो है कोविड के केस बढ़ रहे हैं, लेकिन कोई मतलब नहीं है। मेरा एक साथी है, उसके पॉजिटिव आ गया और कुछ नहीं है ना। पिछले शुरू में इन्होंने बड़ा हल्ला किया, हाँ होम आइसोलेशन में ये देंगे सो देंगे, कुछ लोगों को दिया भी, लेकिन जब चरम पे पहुंची तब कुछ नहीं था, ना बेड से, ना ऑक्सीजन था, ना कुछ था, ना कुछ था। आज फिर वही स्थिति हो रही है। आज तो होम आइसोलेशन बोल रहे हैं, लेकिन दवाइयाँ बहुत कम लोगों को मिल पा रही हैं, नहीं मिल रही हैं, लोग अपने जेब से खरीद रहे हैं। और एक बात और बता दूं, आज जो स्थिति है, हर घर में कोई ना कोई आज की डेट में बीमार हो रहा है, बुखार है, लेकिन लोग टेस्ट नहीं करवा रहे। उन्हें पता है टेस्ट करवा के क्या फायदा, केवल आंकड़ा बनना है, बाकी करना हमें सब कुछ अब खुद ही है, खुद ही दवाई लेनी है, खुद ही अपने वो करनी है, जो भी करना है। जी सर, 2 दशक में जो है भाजपा कांग्रेस से रिपीट होती आ रही है, किसके शासन को बेहतर मानते हैं? अब ये तो एक ऐसा सवाल है, किसके शासन को बेहतर मानना, तुलना इसमें नहीं की जा सकती। दरअसल दोनों में कुछ अच्छाइयाँ भी हो सकती हैं, दोनों में कुछ बुराइयाँ भी हो सकती हैं। मैं जनता की नज़र से देखता हूँ तो दोनों में बुराइयाँ हैं। हमने सपना देखा था एक अलग राज्य का, एक क्षेत्रीय दल का, जिसने ये सारा उत्तराखंड आंदोलन खड़ा किया था। मैं उत्तराखंड क्रांति दल की बात कर रहा हूँ। हमें भी बड़ी उम्मीदें थी, हम भी उससे जुड़े हुए थे, लेकिन क्या हुआ, जैसे ही राज्य बना वैसे ही भाजपा और कांग्रेस ने इसको कैप्चर कर लिया, पूरे आंदोलन को ही कैप्चर कर लिया। जबकि आंदोलन में ये दोनों पार्टियां कहाँ थी भाई? आप लोग विरोध कर रहे थे, कांग्रेस के नेता विरोध कर रहे थे। मैंने एक बड़े नेता का इंटरव्यू लिया था मई 1945 में, मुझे याद है, उन्होंने बिल्कुल विरोध किया था। उन्होंने कहा था कि पहाड़ का पानी पहाड़ में रहेगा तो सड़ जाएगा, और वहां की जवानी पहाड़ में रहेगी तो भूखे मर जाएगी, इसलिए कोई राज्य नहीं बनना चाहिए। ये एक पार्टी के नेता थे, दूसरे पार्टी वाले भी यही थे। इस तरह की इनकी विचारधारा रही, मतलब बिल्कुल राज्य विरोधी। एकमात्र राजनीतिक दल उत्तराखंड क्रांति दल, जो राज्य के लिए ही बना था, इसी लड़ाई के लिए बना था। लेकिन राज्य मिलने के बाद क्या हुआ, वो उन्होंने कैप्चर कर लिया। बाद में इनके जो कुछ नेता बने वो सत्ता वालों के साथ मिलकर जो है सत्ता की मलाई खाने लगे, जनता गई ऐसी तैसी में, बस ये चला। तो दोनों के कार्यकाल में किसी का अच्छा किसी का बुरा करना जो है मेरे लिए कम से कम असंभव है। तो अभी जो है आपको क्या, यूकेडी का आपने जिक्र किया, तो अभी क्या उनसे कुछ आशाएं हैं? क्या वो रिवाइव कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? किस तरीके से उनकी समीक्षा करेंगे? नहीं, यूकेडी से कोई आशाएं नहीं, बिल्कुल खत्म है आशाएं, क्योंकि इन्होंने जो कुछ किया है भाई। इनके एक नेता जो बड़े नेता थे, बाद में ये सौदेबाजी करके बीजेपी में शामिल हो गए, और मतलब एक क्रांति से निकला हुआ दल है, नाम ही क्रांति है। वो सुबह सुबह जो है वो जो कुछ होता है इन लोगों का, जो जहाँ वे मनुष्य सिखाया जाता है डंडा लेके कुछ करके, वो वहां दिखे यार मुझे। संघ की शाखाओं की बात कर रहे हैं? संघ की शाखाओं की बात कर रहा हूँ, वहां दिखे मुझे। उत्तराखंड क्रांति दल है, क्रांति नाम है तुम्हारा, और मतलब इस तरह के करोगे तो इसलिए इनसे कोई उम्मीद नहीं है, कुछ नहीं है। शायद कुछ सीटें आए तो अच्छी बात है, आनी भी चाहिए, लेकिन उम्मीद कुछ नहीं है। ये फिर जिस दल की सरकार बन रही होगी उसके दल के साथ जाएंगे, एक दो जो भी जीतेंगे, और वहां मलाई खाएंगे और नोट कमाएंगे। और नोटबंदी में पीछे जो है एक नेताजी, बड़ा मैंने नाम सुना था कि उन्होंने जो है अपने नोटों को ठिकाने लगाने के लिए पता नहीं क्या क्या किया, फिर यही करेंगे। इसलिए मुझे कोई उम्मीद नहीं है कम से कम इस पार्टी से। जी, अभी आपने संघ का जिक्र किया, उनसे जुड़ी हुई बीजेपी पार्टी है, उनका शासन रहा है, पूरा ये कार्यकाल समाप्त होने वाला है, किस तरीके से उनके कामकाज को देख रहे हैं आप? उन्होंने तो मुख्यमंत्री बदले और क्या किया है, एक मुख्यमंत्री, दूसरा मुख्यमंत्री, तीसरा, मतलब आपने मतलब साबित क्या किया आपने? मुख्यमंत्री बदल के, है ना, यही साबित किया कि हमारे ये मुख्यमंत्री काम करने, दूसरा बनाया नहीं, ये भी काम करने, तीसरा बनाया। कुछ महीने पहले उन भाई साहब ने जो है, धामी जी ने घोषणाओं का अंबार लगा दिया। अब ये पूछो ना कितनी घोषणाओं के जी वो हुए हैं? कुछ नहीं, वहीं का वो ये घोषणाएं उन्होंने कर दी, क्योंकि ऊपर से भी जो इनके हैं वो भी घोषणाएं करते हैं, इन्होंने भी घोषणाएं की। अब घोषणाओं में चले गए। अब याद करो ना, इनके कार्यकाल को याद करो। बेरोजगार युवाओं को बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। एक मंत्री जी, जिनका मैं अभी नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ,
बेरोजगार युवा उनके पास गए, उन्होंने कितनी बुरी तरह उनको डपटा, आंदोलन करके ले लो, मैं तो नहीं करूंगा, तुम्हें आंदोलन करना। अरे यार, आंदोलन जो हमारा संविधान हमें अधिकार देता है यार आंदोलन करने की, तुम कहना क्या चाहते हो भाई। बहुत बुरी तरह से उन युवाओं को मंत्री जी ने डपट के भेज दिया। और वो उत्तरापंत वाला मामला तो आपको पता ही है कितनी बुरी तरह से, मतलब एक महिला क्या कह रही थी, अपनी स्थिति तुम्हें बता रही हो, लेकिन तुमने इतने घमंड में चूर, निकालो इसको सस्पेंड कर दो और ये कर दो। मतलब ये मुख्यमंत्री, मतलब क्या है ये। तो इनका कार्यकाल में यदि मुझे कोई कहे कि 10 में से कितने नंबर देने हैं तो मैं एक भी नहीं दे पाऊंगा इनको। सर, बेरोजगारी की जैसे आपने बात कही, तो जो भाजपा के समर्थक हैं, नेताओं की नहीं, हम जैसे भाजपा के समर्थकों की बात करते हैं हमारे आसपास में जो टच में लोग, तो उन लोगों का तो कहना है कि भाई कोरोना काल आ गया, कोरोना की वजह से जो है थोड़ा रोजगार में थोड़ा दिक्कत हुई है, तो इसे इतना इशू बनाने वाली कोई बात नहीं है, ऐसा उनके समर्थक बोलते हैं। तो इस पर क्या कहेंगे? कोरोना मार्च 2000 में यहाँ आया था, 2020 में आया था ना, और सरकार 17 में बन गई थी। तो चलो उसके बाद तो मार्च 2020 के बाद भाई बिल्कुल कोरोना हो गया था, तुम कुछ कर ही नहीं सकते थे। लेकिन ये बताइए भाई साहब, हमें मार्च 17 से लेके और मार्च 20 तक 3 साल तो हुए ना आपके पास, इन 3 सालों में कितने लोगों को रोजगार मिला, उसी के आंकड़े देते। चलो बाद में तो वो भी हम मान लेते हैं, ये तर्क मतलब बिना बात का तर्क है। और अभी तो नियुक्तियां नहीं हुई हैं क्या? पिछले दरवाजे से तो आप खूब नियुक्तियां कर रहे हैं। हमारे मेयर साहब के बच्चे नौकरी लग गए, हमारे जो हैं वो स्पीकर साहब के बच्चे भी नौकरी हैं, बाकी भी तमाम पीछे से नौकरी तो लग रहे हैं। लेकिन श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी में भी, हाँ, सब जगह हो रहा है। अंदर खाने जो है पिछले दरवाजे से जिसको हम बोलते हैं, सब जगह नियुक्तियां हो रही हैं। इन बच्चों के लिए कहा जा रहा है कोविड हो गया जी, बरगलाना, और ये इनके झांसे में आ रहे हैं, क्या किया जाएगा जी। आपने बीजेपी, कांग्रेस और यूकेडी तीनों दलों पे जो है प्रकाश डाला। अभी उत्तराखंड आंदोलन की जो एक तरह से शुरुआत करने वाले या आवाज़ उठाने वाले रहे पीसी जोशी जी, कम्युनिस्ट। तो लेफ्ट पार्टीज का क्या भविष्य देखते हैं आप उत्तराखंड में? लेफ्ट पार्टीज की मैं बात करूं तो उत्तराखंड को जो है ना, जन आंदोलनों की धरती कहा जाता है। और जन आंदोलनों का स्रोत जो है, प्रेरणा, वो कम्युनिस्ट रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। पीसी जोशी की आपने बात की, एक बड़े नेता रहे, और इस उत्तराखंड आंदोलन की शुरुआत भी एक तरह उन्होंने की। चंद्र सिंह गढ़वाली कम्युनिस्ट नेता रहे हैं, उनको तो कांग्रेस ने कई कोशिश की कि हमारी पार्टी से टिकट ले लो, और कांग्रेस का ही बोलबाला था कि वो मंत्री रहते, लेकिन उन्होंने मना किया कि नहीं, मैं धरती से जुड़ा हुआ आदमी। उन्होंने कांग्रेस की टिकट नहीं ली, कई बार कम्युनिस्ट पार्टी की टिकट पे लड़ा, हमने उनको वोट नहीं दिया। वहां से आते आते हम विद्यासागर नौटियाल पे आ जाए, विधायक भी रहे, देवप्रयाग से शायद विधायक रहे, सुरेंद्र सिंह नेगी टिहरी से विधायक रहे, इनकी परंपरा है। और फिर जो है जो बलिदान हुए हैं, आप नागेंद्र सकलानी ले लो, मोलू भरदारी ले लो, श्रीदेव सुमन भी एक तरह से कम्युनिस्ट आंदोलन से जुड़े हुए थे, ठीक वो प्रजामंडल में भी थे, लेकिन एक तरह से विचारधारा उनकी जो क्रांति कर रहा है, तो विचार वो लेफ्ट की तरफ तो जुड़ा ही हुआ है। आज की डेट में भी अच्छे लोग हैं हमारे पास, ऐसा नहीं है। और कम्युनिस्ट पार्टियों की, ठीक है, मैं किसी कम्युनिस्ट पार्टी से नहीं जुड़ा हूँ, मैं जुड़ना भी नहीं चाहता, क्योंकि मेरा पेशा एक ऐसा है कि मुझे कहीं जुड़ना भी नहीं चाहिए। लेकिन आज की डेट में भी हम उनके जो अच्छे लोग हैं, इंद्रेश मैखुरी लगातार लड़ रहे हैं भाई, क्यों नहीं उनको सपोर्ट करते? कहाँ? अच्छा, अभी मैंने एक मित्र होने के नाते मैंने इंद्रेश मैखुरी जी के समर्थन में एक पोस्ट डाली थी। अब उसमें कई लोग कह रहे हैं कि उनको निर्दलीय लड़ना चाहिए, कम्युनिस्ट पार्टी छोड़नी चाहिए। क्यों भाई, क्यों छोड़नी चाहिए? कम्युनिस्ट पार्टी, उनकी पार्टी ने ऐसा क्या किया? वैमनस्य उनकी पार्टी नहीं फैलाती, भ्रष्टाचार उनकी पार्टी नहीं करती, कहीं कोई दंगा भड़काने में उनका हाथ हो, या कहीं कोई, मतलब कोई ऐसी बात है कुछ नहीं है, पर नहीं वो कम्युनिस्ट है। क्यों? क्योंकि एक वो जो इनकी विचारधारा है, कांग्रेस और बीजेपी दोनों है, उन्होंने एक जो है माइंड सेटअप बना दिया लोगों का कि ये अच्छे लोग नहीं। अच्छे क्यों नहीं? क्योंकि वो पढ़ते लिखते हैं, इसलिए अच्छे नहीं है। यार कमाल कर रहे हो तुम लोग। लेकिन कम्युनिस्ट पार्टियों को भी मेरी सलाह है कि 3 तुमने अपने अलग अलग मंच सजा रखे हैं, भाई तुम कब एक साथ होगे? हालांकि ये बड़े स्तर का मामला है, और ये चलो अच्छी बात है कि तीनों पार्टियां जो है अब यहाँ जहाँ भी
चुनाव लड़ रहे हैं तो मिलकर लड़ रहे हैं। उन्हें एक ही एजेंडे पे आके जो है ना काम करना चाहिए। और मेरे जैसे लोग बहुत सारे हैं जो इनके जो है वैल्यू शेयर है इन पार्टियों के, थोड़ा इस तरफ की विचारधारा रखते हैं, वो भी असमंजस में रहते हैं यार कहाँ जाए। तो इसीलिए इनके जो है ना बहुत कम, इनकी सदस्य संख्या कम है, बढ़ नहीं रहे, एक साथ मिल के देखें तो मेरी समझ से कुछ न कुछ कर पाएंगे। क्योंकि फिर कह रहा हूँ ये आंदोलनों की धरती रही है। और एक जमाना था जबकि पहाड़ की घाटियों को लाल घाटी कहा जाता था जी। और यही देहरादून में जो है डीएवी कॉलेज तो वाम आंदोलन का गढ़ रहा है भाई। लेकिन आज कहाँ, वहाँ नाम लेवा नहीं, कुछ 2-4 बच्चे हैं ये कर रहे हैं, उन्होंने उसको जीवित रखा हुआ है। एक आपने जिक्र किया कि कांग्रेस और बीजेपी के षड्यंत्र के कारण जो है ये बदनाम हुआ है कम्युनिस्ट। लेकिन एक टाइम पे जो कि अब कांग्रेसी नेता हो चुके हैं, कम्युनिज्म के पोस्टर बॉय बन गए थे बीच में, तो एक कांग्रेस बड़े कांग्रेसी नेता ने उन्हें उनकी तुलना भगत सिंह से कर दी थी और आज वो कांग्रेस में। मैं कन्हैया कुमार की बात कर रहा हूँ। तो आप कैसे देखते हैं भाई, जो इतना बड़ा उभर के आया नेता वो कांग्रेस में चला गया, तो फिर भविष्य क्या है कम्युनिज्म का? हाँ, ये थोड़ा सा, अब मैं कन्हैया क्या सोच के आए होंगे, अभी मैं एक उदाहरण आपको दे रहा हूँ कि हमारे भी एक बड़े हमारे मित्र कम्युनिस्ट नेता हैं, उनके लिए कांग्रेस से ऐसा ऑफर आया था, है ना। तो अब हम भी सोच रहे थे यार ये कांग्रेस में वो आ जाते हैं, कांग्रेस टिकट दे देते तो मेरी समझ से वो विधायक बन जाएंगे, एक अच्छी आवाज़, एक दमदार आवाज़ विधानसभा में पहुंचेगी। और बाकायदा मैंने भी जो है उनसे बात की, यार हो सकता है तो कर लो। तो उन्होंने कहा कि मैंने कहा यार तुम्हारी आवाज़ ठीक है, तुम्हारी आवाज़ में दम है। कि उन्होंने कहा भाई साहब यार मुझे ये आवाज़ दी किसने है और उस मंच को मैं कैसे छोड़ सकता हूँ। तो उनका ये कहना था। एक तरफ कन्हैया कुमार भी हैं, अब उनके बारे में मैं पता नहीं क्या सोच के आए होंगे, लेकिन दूसरी तरफ ये उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ। तो जरूरी नहीं है कि हर नेता कन्हैया कुमार हो, ऐसे समर्पित नेता भी हैं। और ये तो मैं कह रहा हूँ कि चंद्र सिंह गढ़वाली की धरती है भाई। यहाँ हैं बहुत सारे लोग हैं जो समर्पित हैं। और ख़ास बात यह है कि जो यहाँ पे कुछ नाम है हमारे सामने लेफ्ट के नेताओं की जो चुनाव लड़ते रहते हैं, चुनाव हारने के बाद उनके मन में कोई शिकायत नहीं होती। वो फिर से अगले ही दिन से, चुनाव हारने के अगले दिन से फिर जनता की लड़ाई में शुरू हो जाते हैं, सड़कों पे उतर जाते हैं। कहीं पुलिस के डंडे खा रहे होते हैं, कहीं वाटर कैनन की बौछार झेल रहे होते हैं, कहीं भाषण दे रहे होते हैं, कहीं डफली बजा के जनगीत गा रहे होते हैं। तो इस तरह के नेता भी हैं। चलिए, अभी जो 2022 की क्या समीकरणें आपको लग रही हैं, किसकी सरकार बन सकती है? यार इस बारे में तो, क्योंकि मैंने पहले कहा था ना मैं राजनीतिक विश्लेषक नहीं हूँ, तो इस बारे में तो फिर भी जो मुझे लगता है कि नेक टू नेक फाइट तो है दोनों पार्टियों में, दोनों बड़ी पार्टियों में। और बाकी पार्टियां तो, मुझे आम आदमी पार्टी बीच में आई है तो पता नहीं कितना कर पाएगी। बहुत ज़्यादा तो फिलहाल नहीं लग रहा है, क्योंकि अभी मैं किसी का लिखा हुआ पढ़ रहा था कि कर्नल साहब को आगे तो कर दिया फिर छोड़ दिया। अच्छा। और ख़ास बात यह है कि आम आदमी, मैं प्रभावित रहा हूँ खुद आम आदमी पार्टी से, है ना, मैं बहुत प्रभावित रहा हूँ। लेकिन बाद में जो इन्होंने किया फिर मुझे, हालांकि मैं विरोधी भी नहीं हूँ उसका, है ना, लेकिन आज की डेट में जो पुराने लोग थे यार कब से लगे हुए थे तुम्हारे साथ, है ना। 1-2 नाम हैं जो जिला अध्यक्ष, एक उमा सिसोदिया थी, अब वो लगातार लगे रहे हैं ये लोग, कुछ और लोग हैं लगे रहे हैं, लेकिन आज उनको ये पूछ ही नहीं रहे हैं। मतलब क्या, अब इनका क्या है, PR सिस्टम इनका ऐसा है कि देहरादून में कोई प्रोग्राम करना है तो दिल्ली से इनकी PR टीम आ जाएगी, तमाम वो करके और ताम झाम करके, और यहाँ वाले देखते रह जाएंगे। तो नहीं चलता है ऐसा। तो ये इनके सबसे बड़े, यहाँ के लोगों को जोड़ो ना भाई। आपके साथ एक अच्छा नाम आया था, रविंद्र जुगरान की बात कर रहा हूँ मैं, तो उन्हें फिर जो है वापस जाना पड़ा। जबकि रविंद्र जुगरान को मैं आज भी कह रहा हूँ कि वो एक सशक्त नेता है भाई, है ना। ये इनका अच्छा वो ले सकते थे, लेकिन इन्होंने इनको पूछा नहीं। तो इस तरह का मामला है। तो फाइट है कुल मिला के, और कौन किसका पलड़ा भारी रहता है ये जो मैं वो कर पा रहा हूँ। हालांकि फिर कह रहा हूँ मैं राजनीतिक विश्लेषक नहीं हूँ। सर, अभी एक लास्ट क्वेश्चन ये, क्योंकि आपका इतना अनुभव रहा है पत्रकारिता में, तो मौजूदा दौर की जो पत्रकारिता है उसे किस तरीके से आप देखते हैं, और क्या संभावनाएं हैं, अगर उसमें कुछ दिक्कत है तो क्या उसके सॉल्यूशन हो सकते हैं? देखो, पत्रकारिता, जैसे मैंने शुरू में कहा था कि मैं 80 के दशक के लास्ट में आया था, चाहे वो प्रिंट हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, हाँ, तो उस समय जो है पत्रकारिता एक मिशन होता था,
बल्कि कहते थे कि पत्रकार जो है एक लंबा सा कुर्ता पहने, एक टूटी चप्पल पहने, एक झोला लटकाए कोई दिखे तो समझना ये पत्रकार है ना। ये पत्रकार की एक छवि होती थी तब। बाद में दौर बदला और इलेक्ट्रॉनिक में एकमात्र दूरदर्शन होता था। उनकी खबरें, जिनको बाद में जब ये निजी चैनल आ गए तब उनको बहनजी छाप खबरें कहा जाने लगा, क्योंकि वो एक सौम्यता होती थी उसमें। एक तो यहाँ तो चीखने चिल्लाने, लेकिन मुझे जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का शुरुआती दौर भी याद है। जब सुरेंद्र प्रताप सिंह होते थे, नवभारत टाइम्स के संपादक रहे थे, उन्होंने आधे घंटे का दूरदर्शन पे एक बुलेटिन आज तक के नाम से शुरू किया था, है ना। ये दूरदर्शन पे चलता था। क्या शानदार पत्रकारिता से कई लोग थे तब के, कई लोग जो हैं आज पता नहीं पत्रकारिता के नाम, उनके दौर के सुरेंद्र प्रताप के साथ के एक व्यक्ति जो हैं एक चैनल में आज हेड बने हुए हैं और पता नहीं क्या परोस रहे हैं, बारे में नहीं कह सकता। इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ साथ प्रिंट मीडिया में भी गिरावट आई है, बहुत भयंकर गिरावट आई है। पहले पत्रकारिता जनता के लिए होती थी, जनता की पत्रकारिता थी, और जो पत्रकार बन गया मतलब एक तरह से लगा लो वो जनता का आदमी होता था। आज ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा आप पहली बार देख रहे होंगे कि कई नेता भी कई मंचों पे, अभी मैं इनको देख रहा था, खासकर जो है अखिलेश, हर जगह पत्रकारों को एक तरह से वो कर रहे हैं, है ना। हालांकि वो ईमानदार बोल रहे हैं, पत्रकारों को बुरा लग रहा है कि अब हाँ, उन्हें पता है ना, उन्हें पता है। ठीक यही वो जो है रणनीति टिकैत साहब की भी है। ठीक, अब क्यों ना करें भाई, जब वो एक तरफा बात कर रहे हैं, वो तो सरकार की बात कर रहे हैं, तो ये एक इन्होंने नया तरीका निकाला है इनसे बचने का या इनको नीचा दिखाने का। ये नीचा दिखाएंगे तो हम भी देखेंगे, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता। पत्रकार मतलब सीधा सा मतलब होता था कि पत्रकार मतलब एक सच्चाई का प्रतीक पत्रकार होता था। इसलिए कहता था यार पत्रकार तो गरीब ही होता है हमेशा, लेकिन आज तो टाई वाले आपने देख ही लिए हैं। तो पत्रकारों की कुछ मजबूरी है इसमें, आप क्या मानते हैं? अब व्यक्तिगत रूप से तो क्या कहें, वो क्या करेंगे, लेकिन अब भी कोई जो है नया लड़का कोई आता है ना, मैं उनसे कहता हूँ यार कुछ और कर लो यार, क्यों पत्रकारिता, सही बताऊँ मैं मना करता हूँ किसी को भी पत्रकारिता में ना आओ, क्योंकि इसमें फिलहाल तो कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी जो है एक उम्मीद है, ये दौर बहुत ज़्यादा नहीं चलने वाला है। पत्रकार को जनता के पक्ष में खड़ा होना ही पड़ेगा। ये सत्ता के पक्ष में और बड़े बड़े व्यवसायियों के पक्ष में खड़े होके जो है बहुत ज़्यादा दिन तक पत्रकारिता नहीं चल सकती। पत्रकारिता और मीडिया को जनता के पक्ष में खड़ा होना ही पड़ेगा, और जब वो दौर आएगा तब हम कहेंगे कि पत्रकारिता का एक बार फिर से अच्छा दौर आ गया है, और हम आशान्वित हैं कि ऐसा दौर आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो ये थे हमारे साथ त्रिलोचन भट्ट जी, जिन्होंने विभिन्न पक्षों पर हमारे साथ दिलचस्प बातचीत की। तो ऐसे ही आपको और ऐसे इंटरव्यू करते रहेंगे, आप बने रहिए समय साक्ष्य के साथ। धन्यवाद।